Assalamu alaikum 9th class. A very warm welcome to all of you. I am your chemistry teacher from Honors Kindergarten and Secondary School. This is our video lesson number 2, which include two chapters. Chapter number 4, Structure of Molecules, and chapter number 5, Physical States of Matter. The learning objective of chapter number 4 include the concept of octet and duplet rule, how atoms attain stability, the ways in which bond may form, the formation of ionic bond, the formation of covalent bond, and the examples of single, double, and triple covalent bond, the formation of coordinate covalent bond, polar and non-polar bonds, dipole-dipole interaction and hydrogen bonding, ionic compounds, and covalent compounds. द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल. क्लास, आप लोगों ने हमेशा ये याद रखनी है बात कि जो केमिस्ट्री की बेस है वो ऑक्टेट रूल है या फिर डुप्लेट रूल है. इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं बॉन्डिंग के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं उनके दरमियान जो बॉन्डिंग क्रिएट होती है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं. तो वो बॉन्डिंग बेसिकली क्यों बनती है, एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्यों होते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों? इसके पीछे रीजन होती है ऑक्टेट रूल की. किस तरह से ये रीजन होती है बच्चों? अल्लाह ताला का एक निजाम है कि दुनिया में जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, जितनी भी दुनिया है, जितनी उसमें जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो एटम से मिलके बनी है, ठीक है. और दुनिया में जितने भी एटम्स हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आखिरी शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं. आपने बात याद रखनी है कि एटम्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर करते हैं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन करते हैं. मोस्टली 8 इलेक्ट्रॉन्स ही अपने आखिरी शेल में एटम ऑब्टेन करना चाहता है, तकरीबन तमाम एटम्स, ठीक है. लेकिन जो 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, वो सिर्फ अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्वायर करना चाहते हैं. और इसके पीछे रीजन ये होती है कि वो बहुत ही छोटे एटम्स होते हैं. तो बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए एटम या तो अपने आखिरी शेल में से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है. और इसके पीछे भी एक रीजन है कि वो क्या रीजन है कि एटम कुछ इलेक्ट्रॉन्स, अगर उसके आखिरी शेल में फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके लिए 3 लेना आसान है एज कंपेयर टू वो 5 दे, ठीक है ना. अगर तो वो 3 ले लेगा तो उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे ना. इसका मतलब है कि उसने ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया है. लेकिन अगर उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके लिए 6 लेना क्या है, मुश्किल है, क्योंकि उसने 8 को ऑक्युपाई करना है, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा. बात समझ आ रही है आपको? इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट रूल. The tendency of an atom to acquire an outermost shell of 8 electrons is called the octet rule, while the tendency of an atom to acquire an outermost shell of 2 electrons is called duplet rule. अगर आखिरी शेल में वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को स्टेबल कर रहा है तो उससे बोलेंगे डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा है. लेकिन अगर आखिरी शेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसने ऑक्टेट रूल को जो है वो फॉलो किया है. और बेसिकली ये कुदरत का निजाम है कि एटम के अगर आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे तो वो स्टेबल होगा. कुछ ऐसे एटम्स भी होते हैं जिनके आखिरी शेल में नेचुरली कुदरती तौर पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं. वो कौन से एटम्स हैं? वो होते हैं नोबल गैसेस, ठीक है. नोबल गैसेस होती हैं नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, ब्रिडोन. ये वो गैसेस हैं जिनको किसी के साथ भी रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती और उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं. ये देखें, यहाँ पे आप लोग देखें क्लोरीन को. क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7. और हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1. हाइड्रोजन को जो है ना वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 चाहिए. तो वो क्या करेगा? क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा. और क्लोरीन को अपनी स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए? 8 चाहिए. तो वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा. या आप देखें, क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे और हाइड्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए. लेकिन यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्ली नहीं दिए. यहाँ पे उन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम्स के साथ शेयर किए हैं, ठीक है. तो हाइड्रोजन जो है वो किसको फॉलो कर रहा है? डुप्लेट रूल को. और क्लोरीन को उसको फॉलो कर रहा है ऑक्टेट रूल को. नाउ द कंडीशंस when an atom can accommodate 8 electron in its valence shell, ठीक है. 3 तरीके हैं जिससे एटम जो है वो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करता है.
पहला तरीका है बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अगर तो 3 या 3 से कम एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एटम क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए मुश्किल होता है कि वो किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन्स ले, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल देता है। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसके वो वाला शेल खत्म हो जाएगा, और जो उसका मतलब सेकंड लास्ट वाला शेल है, अब वो आउटर मोस्ट शेल बन चुका है और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। ठीक है, इस तरह से बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, अगर तो एटम के आखिरी शेल में 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करता है, बाहर जो दूसरा एटम है उससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा। और बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम, इट मींस एवरी एटम हैज अ टेंडेंसी टू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंस शेल शेयर करता है। ठीक है, या तो जो अगर हाइड्रोजन या हीलियम होंगे तो वो अपने आप को 2-2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल करेंगे, लेकिन अगर हाइड्रोजन या हीलियम नहीं है और एटम्स है, क्लोरीन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और तरह के एटम्स हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। किसी भी एटम के अंदर, किसी भी सब्सटेंसेस के अंदर एटम को जो आपस में फोर्स होल्ड करके रखती है, आपस में जो फोर्स पकड़ के रखती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खींच के रखती है, एटम्स को करीब लाती है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, जिसने एटम को होल्ड किया हुआ है। 4 तरह की केमिकल बॉन्ड्स होती हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, दूसरे को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरे को बोलते हैं डेटिव कोवेलेंट या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और फोर्थ को बोलते हैं हम लोग मेटालिक बॉन्ड। सबसे पहला है आयनिक बॉन्ड। बहुत इंटरेस्टिंग बॉन्ड है, आपने याद रखना है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जिसमें एक एटम कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है दूसरे को, और दूसरा एटम जो है वो कंप्लीटली अपना जो इलेक्ट्रॉन दूसरे का जो इलेक्ट्रॉन है वो रिसीव कर रहा है। एक एटम कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा कंप्लीटली ले रहा है। इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, वेरी वेरी बेस्ट एग्जांपल। ये देखें, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम टू टू क्लोरीन। अभी देखें बच्चों, ये सोडियम है। अभी देखें इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक है। मैंने यहाँ पे डिफरेंट करने के लिए ना क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को सर्कल से शो किया है और सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो किया है। आखिरी इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, जो आखिरी शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक है सिर्फ। लेकिन जो अगर आप क्लोरीन की बात करते हो तो क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। क्लोरीन को कितने चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। और सोडियम को कितने चाहिए, 8 चाहिए, क्योंकि उसके आखिरी शेल में सिर्फ एक है। उसको फर्दर जो है वो 7 चाहिए, तो 8 पूरे होंगे। ठीक है ना, इसको 1 चाहिए लेकिन इसको 7 चाहिए। सोडियम क्या करता है कि अपने आखिरी शेल में से जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो क्लोरीन को दे देता है। क्लोरीन को जब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्लोरीन के पास 8 पूरे हो गए ना, लेकिन सोडियम के पास क्या हो गए, कुछ भी नहीं रहा। जो आखिरी शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, तो ये वाला शेल जो है ना वो रिमूव हो जाता है। और अब ये वाला जो शेल है ना वो उसका, जो ये वाला शेल है सेकंड वाला, वो अब इसका आउटर मोस्ट शेल है और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अब ये भी स्टेबल हो गया, सोडियम भी। और अपना सोडियम इलेक्ट्रॉन दे के क्लोरीन को भी उसने स्टेबल कर दिया। तो बेसिकली द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन and the bond formation between these two atoms is called ionic bond, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो रही है एक एटम से इलेक्ट्रॉन की दूसरे एटम की तरफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड। को का मतलब होता है दो, ठीक है ना। द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में जो एटम है वो कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है दूसरे को, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड में जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दी थी ना, उस तरह से। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। वन इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, second is called double covalent bond, and third is known as triple covalent bond.
ये देखें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें दो एटम जो है ना वो शेयर करते हैं। जो दो एटम है, ये एक एटम है और ये एक एटम है, दो एटम शेयर करते हैं सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी कि एक पेयर को सिर्फ सिर्फ जो है वो शेयर करेंगे। और एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन आपके पास है एटम और ये दूसरा एटम है, और उन्होंने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो यानी कि एक पेयर को उन्होंने शेयर कर लिया है। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? दो पेयर शेयर होते हैं। ठीक है, दो पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वो शेयर होते हैं। यहाँ पे देखिए दो पेयर हुए हैं ना, एक दो तीन चार, चार इलेक्ट्रॉन और दो पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के शेयर हुए हैं। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? तीन जो है वो पेयर शेयर होते हैं। ठीक है, छह इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने पेयर हो रहे हैं शेयर? तीन। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों इस तरह की कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है जिसमें बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन का होता है ना, वो सिर्फ वन बॉन्डेड एटम के अंदर ही डोनेट होता है। इसका हम लोग एग्जांपल इस तरह से लेंगे कि आप ये देखें, ये है आपके पास अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन है और इसके पास जो है वो तीन हाइड्रोजन एटम है। और नाइट्रोजन ने क्या किया है? बेसिकली अपना जो इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन ने क्या किया है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दे दिया है हाइड्रोजन को। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर ऐसा पेयर होता है जो किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, और वो फ्री है। तो नाइट्रोजन ने क्या किया? अपना जो है ना पेयर, वो हाइड्रोजन को दे दिया। इस तरह से इनके दरमियान एक बॉन्ड पैदा हो गया, एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। हम नाइट्रोजन को बोलेंगे कि ये क्या है? डोनर है, और हाइड्रोजन ने क्योंकि एक्सेप्ट किया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या है? एक्सेप्टर है। और जो अमोनिया है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अमोनियम में। क्लियर हो गई ये बात है आप लोग को? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वन बॉन्डेड एटम के अंदर जो है वो डोनेट किए जाते हैं। जो एटम अपना जो है वो पेयर देता है उसको हम लोग बोलते हैं डोनर, और जो लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। नेक्स्ट है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, अगर दो सिमिलर एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है ना, तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो पोलैरिटी है वो बेसिकली क्रिएट होती है डिफरेंट एटम्स की प्रेजेंस में। और पोलैरिटी में बेसिकली एक एटम के ऊपर होता है एक चार्ज यानी कि पॉजिटिव, और दूसरे एटम के ऊपर होता है दूसरा चार्ज यानी कि नेगेटिव। और इस तरह से जो इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ता है दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन जब सिमिलर एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी मैं इस तरह से एग्जांपल देती हूँ। लाइक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना, तो सिमिलर एटम्स हैं, तो कौन सा बॉन्ड होगा? पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर होगा। और इस तरह से अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है HCl के दरमियान, तो क्या कौन सा बॉन्ड है? वो पोलर है कि नॉन पोलर है? वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन डिफरेंट एटम है और क्लोरीन डिफरेंट एटम है। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट्स इन दिस। ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनते हैं सिमिलर और डिफरेंट एटम्स की वजह से। नेक्स्ट है मेटालिक बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है ये। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, आपने याद रखना है कि मेटल जो है ना उसकी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मेटल जो है ना उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करती है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल के अराउंड मूव करते हैं। मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव, क्योंकि मेटल ने क्या किया है? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया है। बच्चों बात क्लियर हो रही है? मेटल्स ने क्या किया है? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया। और जब भी कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव, और जिसने रिसीव किया उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव आता है। याद रखनी है बात आप लोगों ने कि व्हेन एवर एन एटम गिव्स इलेक्ट्रॉन और लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसके ऊपर इट ऑलवेज कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इस तरह से मेटल
जो पॉजिटिवली चार्ज आइंस है और फ्री इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनके दरमियान भी जो है ना वो बॉन्डिंग पैदा हो जाती है। उस बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, द डिफरेंट प्रॉपर्टी शो बाय मेटल सच एज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हार्ड एंड हैवी नेचर, ये उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट है आपके पास मेटेलिक बॉन्ड की डायग्राम। ये देखें आप, ये आपके पास मेटल क्या है, मेटल है, उसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, रेड वाले नजर आ रहे हैं ना आपको, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेटल के पॉजिटिव चार्ज के दरमियान और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव के दरमियान, दोनों के दरमियान एक बॉन्ड क्रिएट होता है और ऐसे बॉन्ड को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और मेटेलिक आयंस के दरमियान जो है वो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर फोर्स और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। याद रखना है आप लोगों ने कि वो फोर्स जो एटम्स के दरमियान में होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर मीन द फोर्स प्रेजेंट, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस मीन द फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एटम्स। एटम्स के लेवल पे जो फोर्स होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। लेकिन इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो एटम्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो फोर्स होगी उसको क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर फोर्स बोलेंगे। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दूसरा मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स है, उनके दरमियान जो फोर्स है जिसने दो मॉलिक्यूल्स को आपस में कैरी करके रखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये देखें, HCl है और HCl है, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी उसको क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, ठीक है, या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। लेकिन HCl के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन या इंट्रामोलिकुलर फोर्स या इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग, जो एटम्स के लेवल तक होती है, एटम्स तक लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द हाईली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन का होना जरूरी है हाइड्रोजन में बॉन्डिंग में। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, हाईली सॉरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन जिस एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है उसके ऊपर हाईली नेगेटिव चार्ज होता है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन एटम से ज्यादा होती है। इस तरह से जो इनके दरमियान बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखें आप लोग के पास, ये है ऑक्सीजन, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग बनाई है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो हाइड्रोजन की निस्बत क्या है, ज्यादा है। एंड द फोर्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन hydrogen atom and highly electronegative atom whose electronegativity is higher than hydrogen atom, so this bonding is known as hydrogen bonding where hydrogen should be compulsory। ठीक है ना, हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना जरूरी है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज, बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स हैं। सबसे पहले इसमें आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं, उनमें आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं होते। आयनिक कंपाउंड जो है मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्या आएगी, NaCl, जो घर में हम नमक यूज करते हैं वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, उसको हम लोग NaCl बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर है, सोल्यूशन में अंदर ये गुड कंडक्टर होते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर जाती है। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करने की रीजन यह है कि इसके ऊपर दोनों चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और इसके अलावा इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये इजीली पोलर सॉल्वेंट यानी कि वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी का क्या मतलब है कि इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, और वाटर के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं। दैट्स व्हाई वाटर जो है क्योंकि पोलर है इसलिए वो NaCl या जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनको उनकी पोलैरिटी की वजह से अपने अंदर जो है वो डिसोल्व कर लेता है। कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, इनमें कोई भी कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होती बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। बेसिकली इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि उनका पोलैरिटी का कोई भी डिफरेंस नहीं होता, एक ही चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है मोस्टली। और इसके अलावा वाटर के अंदर जो है वो इनसोल्युबल है, लेकिन नॉन एक्वस सोल्यूशन लाइक नॉन पोलर जो सोल्यूशन होते हैं लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, एसीटोन, इन सब के अंदर ये क्या है, सोल्युबल है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स की तरह ही अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, और ये भी जो है वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इनको होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली बनता ही इस वजह से है कि जब एक ही बॉन्डेड एटम के अंदर एक एटम जो है ना वो एक ही बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है दूसरे वाले को, ठीक है। इस तरह से ये जो है ना वो सोल्यूशन बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। वाटर के अंदर ये भी लेस सोल्युबल है क्योंकि उनके ऊपर पोलैरिटी नहीं होती और ये काफी रिजिड होते हैं।
ठीक है, डाइपोल का मतलब है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। Summary: atoms of different elements react to attain noble gas configuration which is stable one. हर एटम जो है वो यही कोशिश में लगा हुआ है कि वो नोबल गैस की तरह जो है वो स्टेबल या स्टेबिलिटी जो है वो अचीव कर ले। नोबल गैसेस में कुदरती तौर पे यानी कि नेचुरली जो है ना वो आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस तरह से हर एटम यही चाह रहा है कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, सवाए दो एटम्स के, मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होने जरूरी है, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं। मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर लेते हैं। नॉन मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और एनाइन बन जाते हैं, एनाइन बन जाते हैं, और मेटल जो है वो कैटाइन होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो क्या है, सिमिलर एटम्स के दरमियान बनते हैं, नॉन पोलर। ठीक है ना, जो कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम्स के दरमियान बनते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की वजह से जो है वो बनते हैं। किसी भी एक मॉलिक्यूल का एक एटम जब इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, दूसरा ले रहा है, डोनर और एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट है इसमें। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में मेटालिक बॉन्ड इज बेसिकली फॉर्म्ड between metal atoms due to free electrons. Hydrogen bonding exists between the hydrogen atom of one molecule and highly electronegative atom of the other molecule. Okay class, now pause this video and revise the main point of chapter number 4. After that we will start chapter number 5. Chapter number 5 is physical states of matter. The learning objective of this chapter include typical properties of matter, laws related to gases, typical properties of liquid, typical properties of solid, types of solid and allotropy. एलोट्रॉफी, ठीक है। इसके बाद जो मैटर है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा कि मैटर कहते किसे कहते हैं मैटर। मैटर हर वो चीज होती है जो वजन रखती है और जगह घेरती है। एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड विच हैव वेट इज नोन एज मैटर। इसको हम लोग बोलते हैं मादा। क्या बोलते हैं? मादा बोलते हैं। हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। मैटर बेसिकली 3 फिजिकल स्टेट्स में पाई जाती है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। और इसके अलावा एक और स्टेट भी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। और प्लाज्मा स्टेट जो है ना वो बेसिकली पाई जाती है सन में, स्टार्स में, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट है इसमें डिफ्यूजन का और इफ्यूजन का। डिफ्यूजन इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट ज्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह तक जाना, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। लेकिन फ्यूजन क्या होती है? फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक होल होता है और उसमें गैस के मॉलिक्यूल जो है ना वो अपने आप को बचा बचा के निकलना शुरू हो जाते हैं। escaping of gas molecules through a tiny hole into a space with lesser pressure. For example, जब टायर पंक्चर हो जाता है ना तो उसमें एक सुराख सा हो जाता है बड़ी छोटा सा, तो वहां से हवा निकलना शुरू हो जाती है ना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इफ्यूजन। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो एस्केप करना शुरू कर देते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो भागना शुरू कर देते हैं छोटे से होल्स के थ्रू, ठीक है। प्रेशर बेसिकली क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका जो यूनिट है वो क्या है? न्यूटन है। और डेट ऑफ एरिया इज मीटर। प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है। और एरिया का मीटर है। और प्रेशर का जो है वो न्यूटन मीटर है, ठीक है। और इसके अलावा इसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। और 1 पास्कल इज बेसिकली इक्वल टू 1 nm। एंड बैरोमीटर इज बेसिकली यूज्ड टू measure atmospheric pressure while manometer is used to measure pressure in the laboratory। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने पढ़ना है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज बेसिकली अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल। सी लेवल पे जितना एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसको हम डिफाइन करते हैं बाय अ मर्करी कॉलम और 760 mm हाइट एट सी लेवल। 1 atm is equals to 760 mm of Ag is equals to 760 torr। it is equal to 101325 Newton meter and it is equal to 101325 Pascal। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने पढ़ना है बॉयल्स लॉ के बारे में। इन 1662 रॉबर्ट बॉयल स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे उन्होंने वॉल्यूम जो है वो गैस का
उसको डिस्कस किया था प्रेशर के साथ। उन्होंने कहा था कि जब हम गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम हम लोग बोलते हैं दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो एटम्स के दरमियान की स्पेस को। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। जब हम प्रेशर ज्यादा कर देंगे तो स्पेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, ये रिलेशन है उन दोनों के दरमियान, इनवर्स रिलेशन है कि अगर एक चीज ज्यादा हो रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, अगर दूसरी चीज ज्यादा हो रही है तो पहली चीज जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इस लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, के गिवन मास के साथ, ठीक है, गैस है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर आपने चेंज नहीं करना, लेकिन जब आप उसका प्रेशर इंक्रीज कर देते हो तो वॉल्यूम यानी कि जो स्पेस है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोयल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक उन्होंने ग्राफ बताया है कि जब प्रेशर कम है और वॉल्यूम जो है वो क्या है, ज्यादा है, तो उनके दरमियान जो है वो कर्व मिलेगा। कर्व लाइन का मतलब है कि उनके दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, एक चीज ज्यादा है तो दूसरी कम हो रही है। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। ठीक है, फ्रेंच आपके पास फ्रेंच साइंटिस्ट था जे चार्ल्स, 1787 में उसने ये लॉ प्रेजेंट किया था। उसने कहा था कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें और टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो वॉल्यूम जो है वो गैस का क्या होता है, इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल मैं प्रेशर कांस्टेंट रख रही हूँ, नीचे से मैं टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बीकर के अंदर वाटर रखा हुआ है और नीचे मैं जो है वो चूल्हा चला देती हूँ और पानी जो है वो गर्म होता जाता है, तो पानी के दरमियान जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से जो पानी है ना वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मीन्स टू से दैट व्हेन इंक्रीज टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गई है बात। लेकिन शर्त ये है कि प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर इज कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पे उन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी इसकी दी हुई है, V is equal to KT, or it is equal to, when we know about the constant, then it is equal to V over T. Basically V and T shows the direct relationship. When we increase temperature, then volume will be increased. When we decrease temperature, then volume will be decreased. But the condition is that pressure should be constant. नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर और रोल ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बच्चों आपके पास ना 3 फिजिकल स्टेट्स हैं जो आपकी बुक में डिस्कस की हुई हैं, ठीक है, लेकिन एक और भी होती है जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। वो कौन कौन सी हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। बच्चों सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं। ये देखें, ये सॉलिड है, ये रिजिड होता है, इसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब हो जाते हैं। ठीक है, करीब करीब होते हैं, फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, जो लिक्विड है इसमें क्या है, ये रिजिड नहीं होता, इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है। और इसके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो मॉडरेट है, ना तो बहुत ज्यादा कम है और ना ही बहुत ज्यादा है, मुनासिब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं कशिश की कुव्वतों को। गैस का मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, इनकी कोई भी रिजिड, ये रिजिड भी नहीं होती, इनकी कोई भी फिक्स शेप भी नहीं होती और इसकी कोई भी फिक्स वॉल्यूम इसका नहीं होता। नेक्स्ट है एवेपोरेशन। बच्चों एवेपोरेशन किसको बोलते हैं, हम एवेपोरेशन बोलते हैं, एवेपोरेशन होता है बेसिकली गैस, लिक्विड की स्टेट का गैस में कन्वर्ट हो जाना। बेसिकली चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फेस इज नोन एज एवेपोरेशन। ये कंडेंसेशन के उलट होता है। कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना होता है, लेकिन एवेपोरेशन में लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना होता है। ठीक है बच्चों, एवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है और उसी हीट को यूज करके जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं कि जब 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट होता है वेपर फॉर्म में तो उसको कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, 40.7 किलो जूल एनर्जी की जरूरत होती है। एवेपोरेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हर टेम्परेचर पे एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो होता रहता है। ठीक है, ये कूलिंग जो है वो क्रिएट करता है और बेसिकली एवेपोरेशन जो है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट को बोलते हैं सरफेस एरिया, सेकंड को बोलते हैं टेम्परेचर और थर्ड को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो एवेपोरेशन का रेट भी जो है क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वेपोरेशन का होता है, इंक्रीज होता है। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज हो जाती है तो वेपोरेशन का प्रोसेस कम हो जाता है। सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ वेपोरेशन का इनवर्स रिलेशन है, बाकी दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये देखें, ये एक डायग्राम है जो बता रही है कि किस तरह से लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है और एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है इस प्रोसेस में। वेपर प्रेशर क्या होता है,
लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्टेड बाय बेसिकली लिक्विड जो है ना वो लिक्विड के जो वेपर्स होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, इसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, वेपर प्रेशर जो है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, एक ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे, दूसरा डिपेंड करता है साइज पे और तीसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। फॉर एग्जाम्पल चूल्हे के ऊपर जो है वो मैंने पानी रखा हुआ है और ऊपर मैं ढक्कन रख देती हूँ, तो पानी जो है ना वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो वो जो गैस है ना, जो वेपर्स हैं वो जो है ना वो प्रेशर लगा रहे हैं, ढक्कन के ऊपर लगा रहे हैं ना, तो उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों। Vapor pressure and boiling point. Vapor pressure is basically the pressure exerted by the vapor in equilibrium with its liquid state. Liquid molecules at the surface escape into the gas phase. These gas particles create pressure. ये जो gas particles होते हैं ये pressure create करते हैं, ठीक है, और जो है वो क्या हो जाते हैं, जाके कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो शो करते हैं। फॉर एग्जांपल लिक्विड है, मैंने नीचे से उसे हीट अप किया, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में। अब गैस ने क्या किया, जाके ढक्कन के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया। अब प्रेशर क्रिएट किया तो वो जो गैसियस पार्टिकल्स हैं वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। अब है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। लाइक जो अंदर का प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर। ठीक है, और लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है तीन फैक्टर्स के ऊपर। पहला होता है नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड थर्ड इज नोन एज एक्सटर्नल प्रेशर। फ्रीजिंग प्रेशर, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ना लिक्विड का वो नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करता है। कि फॉर एग्जांपल कोई लिक्विड है तो वो इतनी जल्दी बॉयल नहीं होता। लाइक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट 200 है। तो ये डिपेंड करता है कि लिक्विड की नेचर क्या है, उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या है। फॉर एग्जांपल लिक्विड के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा होल्ड किया हुआ है, तो क्या बॉइलिंग सही तरह से होगी, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इतना इजीली नहीं होगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जितनी ज्यादा होंगी बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो तब भी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। ठीक है, वेपर प्रेशर जो है ना वो कम होता है और एक ऐसी स्टेज आती है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो उसकी सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। इस टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जब लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश कर लेता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट है डिफ्यूजन, इसको हमने पीछे भी डिस्कस किया है। बेसिकली द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एंड बेसिकली द लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन, एंड व्हेन मिक्स विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर लिक्विड सो दे फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। एक ही तरह का मिक्सचर बनाते हैं और जो मॉलिक्यूल्स है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ये डिफ्यूजन है, इसकी एग्जांपल दी हुई है। इंक का एक ड्रॉप मैंने डाला और इंक के ड्रॉप ने मूवमेंट स्टार्ट की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और आहिस्ता आहिस्ता उसने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, होमोजेनियस मिक्सचर बना लिया और पूरे जो है वो इंक जो है वो पानी के अंदर फैल गई। नेक्स्ट है टिपिकल प्रॉपर्टीज। लिक्विड के बाद जो सॉलिड है ना उसकी स्पेसिफिक टिपिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट, उसकी रिजिडिटी और उसकी डेंसिटी। टाइप्स ऑफ सॉलिड में आ जाता है, दो तरह की टाइप्स होती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें पार्टिकल जो है ना वो अरेंज होता है डेफिनेट थ्री डायमेंशनल पैटर्न में और उसकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, उसमें एटम्स की प्रॉपर जो है वो पैटर्न होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लाइक आप देख लें NaCl, नमक खाने वाला, ठीक है, उसकी थ्री डायमेंशनल शेप होती है, प्रॉपर उसकी क्रिस्टलाइन नेचर हमें शो होती है, इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ये प्रॉपर्टी शो करता है। ईच फेस हैज डेफिनेट एंगल विद द अदर। अमोर्फस का मतलब होता है शेपलेस, जिसमें कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होती, कोई रेगुलर शेप नहीं होती, उसको हम लोग बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड इज बेसिकली दो सॉलिड्स which do not possess any regular shape, which do not possess any fixed shape। ठीक है, next है crystalline and amorphous solid. Component in crystalline solids are uniformly arranged while those in amorphous solids are randomly arranged। ये crystalline solid के atoms हैं और ये amorphous solid के atoms हैं। एलोट्रॉफी एक ऐसी स्टेट है जिसमें एलिमेंट जो है ना वो एक
स्टेट में तो होता है, लेकिन उसकी फर्दर आगे फॉर्म्स होती हैं, यानी कि वो एक से ज्यादा स्टेट्स में पाया जाता है, एक से ज्यादा फॉर्म्स में पाया जाता है उसकी फिजिकल स्टेट में, ठीक है ना। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स इन सेम फिजिकल स्टेट उसकी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन फॉर्म्स उसकी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स इन सेम फिजिकल स्टेट। इसकी क्या एग्जांपल है, आप ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन और ओजोन दोनों गैसियस स्टेट में पाई जाती हैं, दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है, लेकिन दोनों की फॉर्म्स क्या है, डिफरेंट है। ऑक्सीजन के पास कितने एटम है, 2। ओजोन के पास कितने एटम है, 3। ऑक्सीजन नेचर में कितनी पाई जाती है, 21% हमारी एटमॉस्फेयर में, लेकिन ओजोन की क्वांटिटी क्या है, कम है, और ओजोन जो है वो बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है बच्चों। क्यों होता है, क्या होता है कि सेम फिजिकल स्टेट है लेकिन डिफरेंट जो है वो फॉर्म है। क्यों होती है फॉर्म डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की। दिस इज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये कार्बन को उन्होंने बताए हुए हैं, देखें जरा, एटम और मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट शेप्स, सॉरी डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, डिफरेंट उनके पैटर्न्स हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेफाइट, इसको हम लोग बोलेंगे डायमंड, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरेंस, ठीक है, फुलरिन। Summary. Gases diffuse very rapidly. Diffusion is basically the movement of molecule from higher concentration to lower concentration. The SI unit of pressure is Newton meter. Boyle's law state that volume of given mass of gas is inversely proportional to the pressure at constant temperature. Charles law state that the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature. Conversion of liquid into vapor is called evaporation. Solid are rigid and denser than liquid, ठीक है। सोलिड जो है ना वो उनकी रिजिडिटी ज्यादा होती है, इसके अलावा सोलिड की डेंसिटी भी क्या होती है, लिक्विड और गैसेस की निस्बत ज्यादा होती है। पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं और कोई भी एम्प्टी स्पेसेस उनके दरमियान नहीं होती, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा सॉलिड जो है वो उसके पार्टिकल्स भी मोबाइल नहीं होते, उनकी फिक्स पोजीशन होती है और वहां पे ही वो वाइब्रेशनल मोशन जो है वो शो करते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सॉलिड इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रोफी। Okay, class, now complete your book work with the help of this video lecture. Thanks a lot for watching this video.